ओके, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को विजुअलाइज करते हैं, है ना। ये जो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट दिया गया है इसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटेंसिटी कहते हैं, है ना। एट दैट पॉइंट, किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पेस में मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड को इंटेंसिटी ऑफ फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, कि कितना मैग्नीट्यूड है फील्ड का, कितना मैग्नीट्यूड है, कितना स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, वो हम कैसे फाइंड करते हैं। दैट कैन बी फाउंड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू सरफेस सराउंडिंग दैट पॉइंट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, वो इंटेंसिटी बताने वाला कौन सा फैक्टर है, वो डिसाइड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू सरफेस सराउंडिंग दैट पॉइंट। तो मान लो कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और इस पॉइंट के चारों बगल हमने एक एरिया, और इस फील्ड के नॉर्मल में हमने क्या कर दिया है, एक एरिया बनाया, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ये एरिया कितना फील्ड लाइंस क्रॉस करके रखा हुआ है, कितना फील्ड लाइंस अपने अंदर समा के रखा हुआ है, उसको बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। वो कितने एरिया में समाया हुआ है, इतने सारे 3, 4, 5 जितने भी लाइंस हैं वो कितने एरिया में समाये हुए हैं, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू सरफेस सराउंडिंग दैट पॉइंट, जो सरफेस है इसके नॉर्मल में सराउंडिंग दैट पॉइंट, इस पॉइंट के चारों बगल जो सराउंडिंग एरिया है वो हमें उस जगह पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा, इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया। तो डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे। अगर एरिया कांस्टेंट हो तो, अगर एरिया कांस्टेंट हो, जितना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही मजबूत होगा। एग्जांपल के तौर पे यहां देखिए, यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, है ना, यहां मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, फिर दूसरा लाइन ड्रॉ किया, फिर तीसरा लाइन ड्रॉ किया, फिर चौथा लाइन ड्रॉ किया। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। कोई बच्चा भी कह देगा कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा मजबूत है, इस पे कमजोर है, इससे भी ज्यादा कमजोर यहाँ पर है, और इससे भी ज्यादा कमजोर डी पॉइंट पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ ए पॉइंट के आसपास, ए पॉइंट के नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है। बी के पास क्या है, थोड़ा सा दूरी पर है ना, क्या है, थोड़ा सा दूरी पर है। सी पर क्या है, और ज्यादा थोड़ा क्या है, फैले हुए, और डी के पास और बहुत कम है, इस साइड है ही नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी फाइंड करना आसान है। कैसे आसान है भाई, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितना ज्यादा होगा फील्ड स्ट्रेंथ वहां पे उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा होगा। मतलब क्राउडेड जहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितना क्राउडेड होंगे उतना ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो आप इस जगह पे आप देख सकते हो, इस तरह का जो फील्ड लाइंस हो या इस तरह के फील्ड लाइंस हो, वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म में आप देख सकते हैं कम एरिया में 3 ही फील्ड है, यहां देखो ज्यादा एरिया में 3 ही फील्ड है। तो अगर मैं ये कहूं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितने हैं, 3, यहां भी 3, एरिया अलग अलग है, एरिया यहां पर क्या है, ज्यादा है, एरिया यहां पे क्या है, ज्यादा है, तो यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, यहां इसके आसपास में फील्ड स्ट्रेंथ क्या होंगे, कमजोर हो जाएंगे। यहां इससे ज्यादा यहां पर होगा मजबूत। ओके, एक केस यहां भी देखिए, बी पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ निकालना होगा, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना है, 1 है, एरिया भी क्या है, कम है, तो इस केस में फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, और कमजोर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है भाई, फील्ड लाइंस का पहला प्रॉपर्टी क्या है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इट यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यूजुअली कहां से स्टार्ट होते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं, और अगर उसके आसपास कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है
तो वो एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाएगा। बात क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है अगर पॉजिटिव चार्ज के आसपास कोई भी चार्ज नहीं है तो वो एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। निकलेगा कहाँ से? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से। कहाँ से निकलेगा? कोई पॉजिटिव पार्टिकल से, है ना। इट यूजुअली स्टार्ट इमर्ज और डाइवर्ज आउट। ये इमर्ज निकलता भी है या डाइवर्ज आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। और ये कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है, बशर्ते इसके आसपास चार्ज नहीं होने चाहिए। ना पॉजिटिव रहेगा ना निगेटिव रहेगा, है ना। लेकिन दूसरा केस अगर ये मैं कह दूं कि पॉजिटिव चार्ज के बगल में या दूर में अगर मैंने निगेटिव चार्ज रख दिया तो कहानी क्या होगी? देन इट यूजुअली स्टार्ट इमर्ज और डाइवर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि क्या करता है, वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव में घुसता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। निगेटिव की बात करें, अगर आपसे ये बोलूं कि सिंपल एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तब क्या होगा? इन्फिनिटी से वो लाइंस आएंगे, इन्फिनिटी से या किसी भी पॉइंट से वो निकलेंगे और घुसेंगे किस में? निगेटिव में, ठीक है। तो टर्मिनेशन की वाली बात जो है, जहां पे टर्मिनेट करता है उसको हम निगेटिव चार्ज बोलते हैं, और इसीलिए शायद इसको निगेटिव बोलते हैं क्योंकि इसमें घुस रहा है। इसका इनकमिंग फ्री है, आउटगोइंग बंद है। इसमें आ रहा है, ये ले रहा है, लेने वाला निगेटिव, देने वाला पॉजिटिव। लेने और देने की वजह से पॉजिटिव और निगेटिव का संबंध बन गया है। यहाँ देखिए फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, इससे फील्ड लाइंस निकल रहे हैं इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज कहा, और इसमें फील्ड लाइंस घुस रहे हैं इसलिए हमने इसको निगेटिव कहा। इस कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हो। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। जो फील्ड है उसे हम कैसे पता करेंगे? तो फील्ड लाइन से प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा फील्ड लाइंस, जितना ज्यादा फील्ड होंगे, जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा, है ना। जैसे कि मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, यहां मैंने कोई चार्ज पार्टिकल रखा, इससे दो फील्ड निकले, ठीक है, और एक और चार्ज पार्टिकल हमने रखा हुआ है, इससे तीन लाइन निकले हुए। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मजबूत कहां पर है? यहां पर ज्यादा मजबूत होगा। इसके ये चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज भी ज्यादा होगा। ये बात आप क्लियर कर कह सकते हो क्योंकि इसमें फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है और इसमें फील्ड लाइंस क्या है? कम है। इसके वजह से ये चार्ज कम है। अगर मान लो ये Q1 हमने रख दिया, अगर मान लो ये Q2 रख दिया, इट मींस Q2 इज ग्रेटर देन Q1। इसका मतलब ये है Q2 जो है Q1 से क्या है? ज्यादा है। Q2 की चार्ज, Q2 की मैग्नीट्यूड Q1 के मैग्नीट्यूड से क्या है? ज्यादा है। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। ये कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है? इमेजिनरी होता है ना। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको बेसिक एक एक चीज बताऊंगा। पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट कर रहा है, बशर्ते उसके आसपास होनी चाहिए। लेकिन पॉजिटिव के पास पॉजिटिव अगर रख दिया जाए तो क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो कहानी क्या होगी? इससे निकलेगा फील्ड लाइंस और इससे भी निकलेगा फील्ड लाइंस एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। इससे भी निकलेगा और इससे भी निकलेगा एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? यहाँ पर रिपेल करेंगे, है ना। रिपेल करेंगे, है ना, रिपेल करते चले जाएंगे। ये इस जगह पे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके, बात को समझिए। जब दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो यहां से निकलेंगे और दो निगेटिव चार्ज अगर हमने स्पेस में रख दिया है तो कहानी क्या होगा? कुछ इस तरह का होगा, है ना, कुछ इस तरह का होगा। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बारे में। मैंने आपको बता दिया, ये फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी और आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते, कभी भी क्लोज लूप नहीं होता। आइदर स्टार्ट और एंड ऑन पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाते। इस बात को क्लियर कट आप लोग समझ लो। कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। अगर क्लोज लूप बनेगा तो वो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव भी होता है और
नॉन कंजर्वेटिव भी होता है, दोनों चीज होता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। लेकिन जब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उसमें कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो इंड्यूस्ड फील्ड हो जाएंगे। यहाँ तो आप कह सकते हो कि जो फील्ड लाइंस है प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो उसमें इंड्यूस्ड फील्ड बनेंगे। इंड्यूस्ड फील्ड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। जो इंड्यूस्ड फील्ड लाइंस होंगे वो नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने बता दिया था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जितना ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगे चार्ज की मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, है ना। चाहे टर्मिनेट इमर्ज करे टर्मिनेट करे जो भी कंडीशन हो, इस बात को वो समझिएगा, जितना फील्ड लाइंस निकलेगा जिस चार्ज से उतना ही उस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, जो इससे पहले वाले केस में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ओके, ओके। इन फील्ड लाइंस के बारे में और थोड़ा सा स्टडी करते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज इन फील्ड लाइंस का, क्या है वो देखिए। दिस फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो एक ही जगह पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि एब्सर्ड है, फालतू है। यहाँ देखिए कि हमने एक फील्ड लाइन ये रखा है, दूसरा फील्ड लाइन ये रखा है, और इस तरह से अगर ये क्रॉस करेंगे तो इस तरह से गलत रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का गलत रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट इट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर एक जगह दो डायरेक्शन में क्रॉस किया तो दोनों डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है इधर भी है, एक पॉइंट पर, जो कि एब्सर्ड है, फालतू है। जबकि कहा गया है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सिंगल होनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इस तरह के लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। These lines never cross each other। आगे चलते हैं। They contract longitudinally like a stretched elastic string producing attraction between opposite charges। इसमें देखिए opposite charges हैं, इलास्टिक स्ट्रिंग जैसा इसमें क्या हो रहा है, longitudinally क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, सिकुड़ रहा है। रिपेल इच अदर लैटरली, है ना। लैटरली क्या कर, रिपेल, यहाँ पे लैटरली क्या कर, रिपेल कर रहे हैं, जिसके वजह से रिपल्सन हो रहा है बिटवीन सिमिलर चार्जेस। आप इसको समझिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग एज इफेक्ट भी पढ़ेंगे। On the basis of magnitude and direction, electric field lines can be divided into two categories. First is uniform electric field and second one is non-uniform electric field. First जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए, फील्ड लाइन से इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए। मतलब ये है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो सेम मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए। स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, आइदर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है आइदर मैग्नीट्यूड सेम ना हो, नहीं तो डायरेक्शन सेम नहीं हो, या नहीं तो दोनों सेम नहीं हो, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म है। ये नॉन यूनिफॉर्म कैसे है, यहाँ देखो इक्वल स्पेसिंग नहीं, इसका फिर ज्यादा है, इसका फिर कम है, इसका फिर इससे भी कम है, इसका सबसे कम है। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बट डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन यहाँ सेम है बट मैग्नीट्यूड इज नॉट सेम। हियर यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए अगर इक्वल स्पेसिंग है, यहाँ अगर इक्वल स्पेसिंग देख रहे हैं, इसके बावजूद डायरेक्शन सेम नहीं। यहाँ इधर डायरेक्शन है, यहाँ इधर डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन, सब जगह की डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, इसकी वजह से ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत आता है। इसको देखिए,
इसमें बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है, दोनों सेम नहीं है, तो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा। फिर हम लोग एक IIT 1996 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन क्या है, सही रिप्रेजेंटेशन क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए, बी, सी एंड डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। IIT 1996 का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बताइए इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सही है। ये कंडक्टर है, इट इज ए कंडक्टर, इट इज ए कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, इस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है। सोचते हैं तो पहला जो ऑप्शन है ए, वो सही नहीं है। ये बात सही है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर में 0 होता है, ये तो सही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलरली निकलता भी है और परपेंडिकुलरली टर्मिनेट भी करता है, इसीलिए ए ऑप्शन क्या है, गलत है, परपेंडिकुलर नहीं निकला, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, ये सही है, फील्ड 0 होता है। बी ऑप्शन तो सरासर गलत है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, बी ऑप्शन तो सरासर गलत है। सी भी गलत है, सी को सोचने की भी जरूरत नहीं है। डी को देखिए, डी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली घुस रहा है और परपेंडिकुलर निकल भी रहा है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 भी हो रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बट ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। जितने सारे ऑप्शंस हैं सबके सब क्या है, रॉन्ग है। ए, बी, सी, डी में से तीनों ऑप्शन गलत हैं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप इसको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम समझिए, है ना। ओके, ओके आगे चलते हैं हम लोग। फ्लक्स में देखते हैं, किसी आउटवर्ड फ्लक्स को, किसी बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा हो, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं तो ऐसे फ्लक्स को हम आउटवर्ड फ्लक्स कहते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे phi इज ग्रेटर देन 0, इस केस में पॉजिटिव फ्लक्स लेते हैं। पॉजिटिव फ्लक्स का सीधा मतलब ये है कि इस बॉडी ने अंदर में पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज करके रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस बॉडी ने नेट पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज करके रखा हुआ है, नेट पॉजिटिव चार्ज, नेट, है ना, 1-2 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नेट पॉजिटिव चार्ज है। इस बॉडी के ऊपर देखिए, ये इनवर्ट फ्लक्स है जिसको हम लोग निगेटिव मान के रखे हुए हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि इस बॉडी के अंदर में जरूर कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल्स है या नेट चार्ज जो है निगेटिव है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बॉडी में घुस रहा है, दैट इज कॉल्ड इनवर्ट फ्लक्स। इनवर्ट फ्लक्स है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, घुस रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनवर्ट फ्लक्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं गॉस लॉ। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया फ्लक्स से आप चार्ज को भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर फ्लक्स आउटवर्ड है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज्ड है, अगर फ्लक्स निगेटिव है, इनवर्ट है, तो इसका मतलब उसमें निगेटिव चार्ज इंक्लूडेड है ना। गॉस लॉ पढ़ते हैं। गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ गॉस के द्वारा दिया गया है, बहुत ही फेमस लॉ है, काफ़ी यूजफुल है, इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, समझने में आसानी होता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। गॉस लॉ, उन्होंने एक रिलेशन फाइंड किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज में, गॉस ने एक रिलेशन फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में, इनका मैग्नेटिक फील्ड में भी गॉस थ्योरम आता है और बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्कवरी किया हुआ है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज सरफेस, इसका मतलब क्लोज सरफेस है ना, एंड दैट इज इक्वल टू, उन्होंने कहा दैट इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस एरिया। वो जो क्लोज सरफेस एरिया है जिसका हमने सिंबल यहाँ रखा है, उसने कितना चार्ज उसके अंदर रखा हुआ है, उसको हम लोग करते हैं Q इन चार्ज, है ना, 1/ε0। तो यहाँ पे उस मीडियम को भूल गए, वहाँ इस मीडियम को हम भूल गए हैं, तो अगर उस मीडियम को हम
बनाना चाहेंगे तो एप्स नॉट इंटू के लिख देंगे, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उस मीडियम का, तो उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से एक नए फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं 1/E, वेयर E इज द, ये E क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इनटू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड, है ना, कितना चार्ज अंदर में रखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। गॉस लॉ का बहुत सारा यूज होता है, गॉस लॉ को और हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहला एप्लीकेशन आप लोग याद रख लीजिए कि गॉस लॉ कूलम्ब लॉ एक दूसरे को सही साबित कर रहे हैं, गलत साबित नहीं कर रहे हैं। आप कूलम्ब लॉ से गॉस लॉ को साबित कर सकते हो और गॉस लॉ से कूलम्ब लॉ को साबित कर सकते हो, दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट है। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, चुटकी में काम बन जाएगा। यहाँ देखो चार्ज क्या है, कैपिटल Q रखा हुआ है सेंटर पे। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं। ये जो गॉसियन सरफेस है ये इमेजिनरी है, ठीक है भाई, गॉसियन स्फीयर है जो इमेजिनरी है। हॉलो स्फीयर हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये गॉसियन स्फीयर हॉलो है कि हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0, पहले हम लोग फ्री स्पेस मानेंगे, दैट इज इक्वल 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज इंक्लोज्ड। ठीक है, तो उस फार्मूले से अगर हम यूज करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो मतलब गॉस लॉ से हमने कूलम्ब लॉ को साबित किया। तब हमने क्या साबित किया, गॉस लॉ से कूलम्ब लॉ साबित करते हैं। तो यहाँ देखिए गॉस लॉ से कूलम्ब लॉ कैसे साबित होगा, टोटल चार्ज इंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय 1/ε0। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। एरिया वेक्टर क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, S इज इक्वल टू कितना है 4πr², है ना, cos 0 सेम डायरेक्शन में है, E into 4πr² cos 0, इस तरह से हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टोटल चार्ज इंक्लोज्ड, दैट इज, है ना, कितना चार्ज इंक्लोज किया हुआ, दैट इज इक्वल टू Q, कैपिटल Q। तो इस तरह से हम लोग गॉस थ्योरम को साबित कर दिए। कूलम्ब लॉ से हमने गॉस थ्योरम को साबित कर दिया और गॉस थ्योरम से हमने कूलम्ब लॉ को भी साबित कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज सो इजी। ओके।